नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम संसद को देखेंगे। इससे पहले एक पार्ट में हम संसद को देख चुके हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि संसद की जो वैधानिक व्यवस्था है, वह किस प्रकार से है, संविधान में किस तरह के प्रावधान है, राज्यसभा, लोकसभा, इनका नाम किस तरह से परिवर्तित हुआ था, परिसीमन आयोग देखा, दल बदल कानून देखा। तो यह सब कुछ हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज का यह सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम क्या-क्या देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि संसद के जो सत्र होते हैं, वह सत्र कौन-कौन से हैं, वह किस प्रकार से चलते हैं। फिर हम कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करेंगे जो संसद में होते हैं। उसके बाद हम संसद की कार्यवाही के बारे में बात करेंगे और सबसे प्रमुख चीज जो प्रश्न है, मतलब संसद में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह प्रश्न कौन-कौन से हैं, उसको भी हम डिटेल से समझेंगे। क्योंकि इसी प्रश्नों के प्रकार से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया की, वह किस प्रकार से चलती है। फिर हम बात करेंगे विधेयक की, जिसमें हम बात करेंगे साधारण विधेयक की, हम बात करेंगे धन विधेयक की, हम बात करेंगे वित्त विधेयक की। यहाँ से भी खूब सारे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त बैठक की, यानी संसद में जो लोकसभा है और जो आपकी राज्यसभा है, इनकी संयुक्त बैठक जब होती है तो उसका क्या प्रावधान है, उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो यह वीडियो है, यह काफी इंपॉर्टेंट है और यह आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसद के सत्र होते हैं। सत्र का मतलब संसद की जो बैठक होती है, वह कई सत्रों में होती है। संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, जिनमें शर्त क्या है कि जो आपके 2 सत्र हैं, इन 2 सत्रों के बीच की जो दूरी है, यानी जो समय सीमा है, वह कितनी होनी चाहिए? 6 माह। मतलब एक सत्र अगर आज हुआ है या फिर एक सत्र आज शुरू हुआ है और फिर वह जब समाप्त हुआ है, उसके बाद जो 6 महीने का गैप है, इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए दूसरे सत्र के लिए। तो यह प्रावधान है संविधान में संसद के सत्रों से लेकर। तो कितने तरह के सत्र हैं? एक सत्र है आपका बजट सत्र, जो कि फरवरी से लेकर मई महीने तक चलता है। इसमें बजट पेश होता है। हालांकि संविधान में बजट शब्द नहीं दिया गया है, बल्कि इसकी जगह वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है, लेकिन सामान्य भाषा में इसको बजट जानते हैं। तो बजट पेश किया जाता है कब? फरवरी से लेकर मई के महीने में। फिर आता है आपका मानसून सत्र, यह जुलाई से लेकर सितंबर के महीने तक होता है। फिर आता है आपका शीतकालीन सत्र, यह नवंबर से लेकर दिसंबर के महीने के बीच होता है। तो इस तरह संसद के 3 सत्र है। शर्त क्या है? 2 सत्रों के बीच की जो दूरी है या 2 सत्रों के बीच की जो समय सीमा है, वह 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही आपको याद रखना है। तो संसद के 3 सत्र हैं। अब हम कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो संसद के सत्र से कनेक्टेड है, यानी इसमें कुछ शब्दावलियां होंगी और उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो हम इनको देख लेते हैं और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो एक साथ हम सबको देखेंगे। सबसे पहले जो सत्र आहूत किया जाता है, उसके विषय में क्या शर्त है कि 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो संवैधानिक शर्त है, वह यह है कि 1 साल में कम से कम 2 सत्र आहूत होने चाहिए। लेकिन 3 सत्रों की व्यवस्था है। कुल मिलाकर जो प्रावधान है वह यह है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। फिर एक शब्द आता है स्थगन। तो स्थगन क्या है? स्थगन का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? विराम देना, यानी किसी चीज को रोकना। तो स्थगन का मतलब यह हो गया कि जो संसद की कार्यवाही है, उस कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोकना। मतलब यह जो संसद है, उसकी बैठक कब से कब तक होती है? सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक यह बैठक चलेगी पहले सत्र में, फिर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठक चलेगी दूसरे सत्र में। इनके बीच में अगर बैठक को रोकना है, अब यह रोकना हो सकता है कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ सप्ताहों के लिए। यानी अगर कुछ समय के लिए इस बैठक को रोकना है तो उसे क्या कहेंगे? स्थगन। अंतर कैसे समझ में आएगा? जब हम बात करेंगे अनिश्चित काल के लिए स्थगन की और हम बात करेंगे विघटन की। अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या है? जब कोई समय सीमा बताए, मतलब जो आपका लोकसभा का सभापति है या फिर राज्यसभा का सभापति है, यह बैठक में बताएगा कि बैठक कितने देर के लिए रोकी जा रही है। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि बैठक को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है, बैठक को आज के लिए रोक दिया गया है। तो जब एक निश्चित समय के लिए बैठक को रोका जाए, वह लोक सभापति बताएगा, और कभी कभी इस बैठक को अनिश्चित काल के लिए भी रोका जाएगा। यानी यह नहीं बताया जाएगा कि अगला सत्र कब होगा, अनिश्चित काल के लिए बैठक को रोक दिया जाएगा। फिर आपका एक होता है सत्रावसान। इसके द्वारा क्या होता है? जो आपका सत्र चल रहा है, उस सत्र की समाप्ति होती है और इसे घोषित कौन करेगा?
राष्ट्रपति। जैसे हमने 3 सत्रों की बात की, तो 3 सत्रों में जब कुछ समय के लिए सत्र को रोका जाएगा तो उसे कहेंगे स्थगन, और स्थगन की शक्ति किसके पास है? अध्यक्ष के पास। और जब उस सत्र को समाप्त किया जाएगा, जैसे बजट सत्र है, तो अगर बजट सत्र को समाप्त किया जाएगा तो इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब बजट सत्र आपका समाप्त हो गया है, तो जब बैठक को रोका जाएगा उसे कहेंगे स्थगन। यह कुछ निश्चित समय के लिए भी हो सकता है, अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसको घोषित कौन करेगा? सभापति या फिर अध्यक्ष। और जब हम बात करेंगे सत्रावसान की, तो इसे कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति। और इसके द्वारा क्या होगा? सत्र की समाप्ति। फिर एक शब्द मिलेगा आपको विघटन। विघटन का मतलब यह कि जो आपकी लोकसभा है वह विघटित हो जाती है, मतलब इसका जो कार्यकाल है वह समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपकी राज्यसभा है उसका विघटन नहीं होता है, लेकिन जो आपकी लोकसभा है इसका विघटन होता है। अब यह विघटन सामान्यतः 5 साल पर, या कभी कभी 5 साल से पहले भी, या कुछ शर्तों के साथ 5 साल से ज्यादा समय तक के लिए भी चल सकता है, और उसके बाद होगा विघटन। तो विघटन शब्द किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? केवल लोकसभा के लिए। और इससे क्या होगा? जो लोकसभा का कार्यकाल है वह कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है। इसकी घोषणा कौन करेगा? इसकी घोषणा भी करेंगे कौन? राष्ट्रपति। तो लोकसभा के केस में आपको क्या याद रखना है? लोकसभा का विघटन होता है, लेकिन जो आपकी राज्यसभा है इसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा सामान्यतः हर 5 साल में विघटित हो जाती है, कभी कभी पहले भी और कभी कभी बाद में भी। मतलब जब बहुमत खो दे कौन? सत्ता पक्ष, तब आपकी लोकसभा विघटित हो जाएगी। अगली बात करें हम, जब विघटित होगी यह लोकसभा, तो यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। जैसे जितने भी आपके विधेयक हैं, जितने भी आपके प्रस्ताव हैं, यह सब क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। यानी लोकसभा में जब कोई विधेयक पेश हुआ है, उस पर चर्चा हो रही है, और वह विधेयक अभी राज्यसभा नहीं गया है, इस केस में क्या होगा? जब आपकी लोकसभा विघटित हो जाएगी तो यह सारे विधेयक क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो जब आपकी लोकसभा विघटित होगी तो वह कौन कौन से विधेयक हैं जो समाप्त होंगे? इनमें जो विचाराधीन विधेयक हैं जिन पर चर्चा चल रही है संसद में, यानी कि लोकसभा में। अब इसको आप ऐसे समझिए, लोकसभा का सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान चर्चा हो रही है, चर्चा के दौरान क्या होगा? जो लोकसभा है उसका हो गया विघटन। तो उस केस में जो आपके विचाराधीन विधेयक है वह सारे हो जाएंगे समाप्त। अगर कोई विधेयक लोकसभा में पास हुआ है लेकिन राज्यसभा में क्या है? विचाराधीन, तो वह विधेयक भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो, वह समाप्त नहीं होगा। कुल मिलाकर आप यह समझिए कि जब लोकसभा का विघटन होगा तो उसके द्वारा जारी किए गए जितने भी विधेयक हैं वह विधेयक क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इसलिए ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है वह समाप्त नहीं होंगे। यानी राज्यसभा के विधेयक लोकसभा के गठित होने के बाद भेजे जाएंगे लोकसभा में, फिर उन पर चर्चा होगी। तो राज्यसभा के विधेयक नहीं समाप्त होंगे, क्योंकि लोकसभा का विघटन हो जाता है, इसलिए लोकसभा के विधेयक समाप्त हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, एक शब्द मिलता है आपको गणपूर्ति, यानी कि कोरम। क्योंकि हमने देखा है कि जो आपकी संसद है, इस संसद में प्रावधान है। प्रावधान कैसे? जितने भी आपके बिल आते हैं डिफरेंट प्रकार के, ये बिल किसी बहुमत से पास होते हैं। किसी में आपने देखा होगा साधारण बहुमत, किसी में आपने देखा होगा विशेष बहुमत, किसी में आपने देखा होगा विशेष बहुमत के साथ राज्यों का समर्थन, यानी आधे से ज्यादा राज्य उसको समर्थन दें। तो इस तरह के जो विधेयक हैं और वह जब पास किए जाते हैं तो जो सदस्य हैं वह सदस्य कितने होने चाहिए संसद में? ऐसा भी हो सकता है कि संसद में कुल 50 सदस्य बैठ जाएं और 50 सदस्य बैठकर किसी बिल को पास कर दें। तो क्या यह संभव है? इसके लिए एक प्रावधान किया गया है जिसे कहते हैं गणपूर्ति, यानी कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए संसद में किसी बिल पर चर्चा के लिए या किसी बिल को पास करने के लिए। तो यहाँ पर सीमा क्या है? पीठासीन अधिकारी सहित, यानी जो आपका अध्यक्ष है या आपका जो सभापति है उसको मिलाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, यानी अगर 545 लोकसभा की क्षमता है तो लगभग 55 सदस्य होने चाहिए कुल मिलाकर। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका पीठासीन अधिकारी है उसको मिलाकर कुल कितने सदस्य होने चाहिए? 55 सदस्य होने चाहिए, तभी वह बैठक शुरू की जा सकती है। तो कोरम क्या है? 10% का। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपकी संसद है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है वह क्या है कि संसद की भाषा
क्या है। संवैधानिक प्रावधान में हम देखते हैं कि जो आपकी हिंदी है और जो आपकी अंग्रेजी है, इसी को संसद की भाषा घोषित किया गया है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो यह तय किया गया था कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों का प्रयोग होगा। 1965 आते आते अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाएगा, संसद की भाषा हिंदी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ था तो हम ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के साथ थे और भारत के भी बहुत सारे लोग अंग्रेजी में ही बातचीत करते थे। तो भारत की जो प्रशासनिक भाषा है उस भाषा में उस समय भी अंग्रेजी का दबाव था। इसलिए यह घोषित किया गया कि अगले 15 सालों तक हम अंग्रेजी को बनाए रखेंगे। तो संसद की भाषा क्या है? हिंदी या फिर अंग्रेजी। अंग्रेजी के साथ यह तय किया गया था कि 1965 तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो आपकी संसद की कार्यवाही है वह कार्यवाही किस प्रकार से होती है और इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपकी संसद है इसके कार्यकाल को, यानी संसद की जब बैठक होती है तो इसका जो टाइम पीरियड है इसको बांटा जाता है जिससे इसकी कार्यवाही को ठीक से चलाया जा सके। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? आपका प्रश्नकाल, यानी जब संसद शुरू होती है तो शुरू होने के पहले के 1 घंटे यह कहलाएंगे आपके प्रश्नकाल। इसमें क्या होगा? तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे, अतारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कई तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे शुरुआती 1 घंटे में और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आगे की संसद की कार्यवाही होगी, आगे उस पर चर्चा होगी और जो भी अन्य चीजें हैं वह आगे होगी। कुल मिलाकर पहला 1 घंटा क्या होगा? प्रश्नकाल। यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न भी कई प्रकार के होंगे, जैसे आपके जो तारांकित प्रश्न है इनका उत्तर कैसे दिया जाएगा? मौखिक दिया जाएगा। फिर जैसे आपके अतारांकित प्रश्न है इनका उत्तर कैसे दिया जाएगा? लिखित रूप से दिया जाएगा। तो संसद में प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर मौखिक भी दिए जा सकते हैं, उनके उत्तर लिखित रूप से भी दिए जा सकते हैं। फिर एक आता है आपका अल्प सूचना के प्रश्न। यह वह प्रश्न है जिनको कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इसका उत्तर भी कैसे दिया जाता है? मौखिक रूप से। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से, अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से और अल्प सूचना के प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। फिर इसके बाद होता है आपका शून्यकाल। शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है आपका शून्यकाल। तो सबसे पहले हो गया प्रश्नकाल, यहाँ प्रश्न पूछे गए। फिर आया आपका शून्यकाल, यहाँ पर जो संसद की कार्यवाही है वह किस प्रकार से होगी वह तय किया जाता है। यानी सबसे पहले हुआ आपका प्रश्नकाल, यहाँ प्रश्न पूछे गए। फिर शून्यकाल में यह तय किया जाएगा कि अगली कार्यवाही किस प्रकार से होगी, यानी संसद पूरे दिन किस प्रकार से चलेगी। हालांकि जो आपका शून्यकाल है और जो आपका प्रश्नकाल है यह दोनों क्या है? अनौपचारिक साधन है, यानी यह व्यवस्थाओं में नहीं है, यह एक ट्रेडिशन के तौर पे डेवलप हुआ है। तो आपका प्रश्नकाल होगा, फिर आपका शून्यकाल होगा, संसद की कार्यवाही को तय किया जाएगा और उसके बाद संसद शुरू होगी। फिर यहाँ पर जो आपके तारांकित प्रश्न है और जो आपके अतारांकित प्रश्न है यह पूछे जाएंगे, यानी लिखित रूप से उत्तर मांगा जाएगा या फिर मौखिक रूप से उत्तर मांगा जाएगा। इनमें अंतर क्या है इसे हम समझ लेते हैं, क्योंकि यह भी आपका पूछा जाता है। तो तारांकित प्रश्न कौन से हैं? इसको कहते हैं तात्कालिक प्रश्न, मतलब इसका उत्तर तुरंत देना आवश्यक होता है और इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे प्रश्न जो लोक महत्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जनता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तारांकित प्रश्न यानी स्टार लगा के पूछा जाता है। और स्टार लगा के पूछे जाने का मतलब यह कि इन प्रश्नों का उत्तर देना है, मौखिक रूप से देना है और तुरंत देना है। इसमें प्रावधान यह है और यह भी पूछा जाता है कि जो आपके तारांकित प्रश्न है क्या इनमें यह प्रावधान है कि जो आपके पूरक प्रश्न है वह पूछे जाएं। मतलब किसी एक सदस्य ने कोई प्रश्न पूछा, फिर प्रश्न का आया उत्तर, तो क्या फिर वह उस पर टॉप अप प्रश्न पूछ सकता है? मतलब उत्तर से रिलेटेड कोई और प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि प्रश्न पुनः पूछने का अधिकार है या नहीं है। तो तारांकित प्रश्नों के केस में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। फिर आता है आपका अतारांकित प्रश्न। इसमें क्या प्रावधान है? इसके जो उत्तर दिए जाएंगे वह केवल दिए जाएंगे लिखित रूप से। इन दोनों में अंतर क्या है? तारांकित प्रश्नों में ज्यादातर क्या होता है? लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वह उठाए जाते हैं, कोई समस्या है देश में वह उठाई जाती है। अतारांकित प्रश्नों में क्या होता है? सरकार की जो कार्यवाही है, सरकार की जो विधियां हैं, इन पर क्या होती है? डिटेल रिपोर्टिंग। मतलब डिटेल में पूछा जाएगा सरकार से कि आप इस प्रश्न के विषय में या फिर आप इस तथ्य के विषय में हमको डिटेल से बताइए। तो सरकार क्या करती है? सरकार का मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वह लिखित रूप से उत्तर देती है और इसे कहेंगे क्या? अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या है?
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर स्टार लगा होगा और यह किसी लोक महत्व के मुद्दे से कनेक्टेड होगा। सरकार से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। अतारांकित प्रश्न के केस में डिटेल मांगी जाएगी, इसलिए जो इसका उत्तर है वह लिखित रूप में दिया जाएगा। इसमें क्या प्रावधान है, जो आपके पूरक प्रश्न है वह नहीं पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। फिर होती है संसद की विधायी प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, संसद में विधेयक पेश होते हैं। अब जो आपके यह विधेयक हैं, यह कई तरह के होते हैं। विधेयक का मतलब संसद में बिल पेश होता है, किसी मुद्दे को लेकर किसी चीज में परिवर्तन करना है तो उस पे क्या होगा, विधेयक पेश होगा। यह कौन कौन से विधेयक हैं? एक आपका है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का मतलब बहुमत की जो संख्या है वह कैसी होगी, साधारण होगी। फिर आता है आपका एक धन विधेयक, एक आएगा आपका वित्त विधेयक, एक आएगा आपका संविधान संशोधन विधेयक। जो आपका संविधान संशोधन विधेयक है इसे हम डिटेल से देखेंगे अलग से। अभी हम चर्चा करेंगे कि जो आपका साधारण विधेयक है, जो आपका धन विधेयक है और जो आपका वित्त विधेयक है, यह किस प्रकार से पेश होते हैं और इन सब पर किस तरह के प्रावधान है। इसके साथ साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि आपका जो धन विधेयक है और जो आपका जो वित्त विधेयक है, इनमें किस तरह के संबंध हैं, आपस में यह किस तरह से कनेक्टेड है। संविधान संशोधन क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम अलग से करेंगे और काफी डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक पेश किया जाएगा और पेश करने का मतलब होगा इसका प्रथम पाठन। प्रथम पाठन का मतलब संसद में पहली बार जब विधेयक को पढ़ा जाएगा उसके प्रावधानों को पढ़ा जाएगा। साधारण विधेयक के केस में हम देखते हैं कि इसको या तो कोई मंत्री पेश करे या कोई भी जो संसद का सदस्य है वह पेश करे। यानी साधारण विधेयक को कोई भी संसदीय सदस्य यानी कि कोई भी सांसद पेश कर सकता है, भले वह मंत्री है या वह मंत्री नहीं है। अगर विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राजपत्र में मतलब आपका जो पीआईबी है उसमें प्रकाशित कर दिया जाता है तो सदन में अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कोई विधेयक सदन में पेश करना है तो आपका जो लोकसभा है वहां पर उसका अध्यक्ष और जो आपका राज्यसभा है वहां पर सभापति, इनकी अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर पहले से ही राजपत्र में प्रकाशित है तो किसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यानी लोकसभा अध्यक्ष की या फिर राज्यसभा में सभापति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह प्रावधान हो गया साधारण विधेयक के केस में। फिर इसका होगा द्वितीय पाठन, मतलब पहली बार इस विधेयक को पढ़ा गया, अब इस पर लोग अपने अपने विचार रखेंगे। द्वितीय पाठन में क्या होगा, बहस होगी इस पर। मतलब विधेयक एक बार पेश हुआ उसके बाद उस पर क्या होगी, बहस होगी, लोग अपने अपने विचार रखेंगे। जो आपका विधेयक है इसकी छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों को दी जाएंगी। यानी बिल में जो चीजें लिखी हैं इन चीजों को डॉक्यूमेंटेड करके यानी लिखित रूप से जो अन्य सांसद हैं उनको दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो आपकी जनता है उसके विचार जानने के लिए भी इसको सार्वजनिक किया जा सकता है, यानी जनता के विचार भी मांगे जा सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, पहले विधेयक पेश हुआ, पेश होने के बाद उस पर बहस हुई, बहस होने के बाद कई बार क्या होता है, यह प्रावधान बनता है कि इसको किसी समिति के पास भेजा जाए। यह आपने संसद में बार बार सुना होगा कि विधेयक पर बहस हुई और बहस में यह मांग हुई कि इसे किसी समिति के पास भेजा जाए। अब यहाँ पर दो अवस्थाएं हैं, एक साधारण बहस के बाद उस पर वोटिंग हो और वोटिंग के बाद वह विधेयक पास हो या फिर ना पास हो। दूसरी अवस्था क्या है, समिति के पास भेजा जाए। मांग हुई और मांग के बाद उसे समिति को भेजा गया, अब यह जाएगी समिति के पास। समिति क्या है, समिति जो आपकी संसद है, उस संसद में कुछ स्पेशल लोगों का या हम कहें कि कुछ जो आपके स्पेशलाइज्ड लोग हैं, किसी विषय में जो विशेषज्ञ हैं, एक तरीके से उनका ग्रुप बनाया जाता है, उनको नियुक्त किया जाता है। बहुत साधारण शब्दों में आप यह समझ रहे हैं, तो उस समिति के पास भेजा जाएगा। इसमें एक आता है आपका प्रवर समिति। इस प्रवर समिति को क्या है, विधेयक सौंपा जाएगा। प्रवर समिति क्या है, प्रवर समिति वह समिति है जो उस सदन के सदस्यों से बनी होती है। कई तरह की समितियां हैं, इसकी चर्चा हमने पिछले एक वीडियो में की है। तो जो आपकी प्रवर समिति है उसमें क्या होगा, उसी सदन के, यानी अगर लोकसभा में बिल पेश हुआ है तो लोकसभा से, अगर राज्यसभा में बिल पेश हुआ है तो राज्यसभा से, इसके जो सदस्य हैं उसी से मिलकर बनेगा क्या, प्रवर समिति, और वहां पर इस बिल को भेजा जाएगा। कई बार क्या होगा,
इस बिल को भेजा जाएगा संयुक्त समिति के पास। और संयुक्त समिति में क्या प्रावधान है, जो आपके दोनों सदन हैं उनके सदस्य होंगे। जैसे एक आपकी समिति बनाई जाएगी, प्रवर समिति में क्या होगा, जैसे लोकसभा में बनाई जा रही है तो लोकसभा के सदस्य इसमें होंगे। लेकिन जो आपकी संयुक्त समिति है इसमें क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे। आपने सुना होगा 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य कहां से, राज्यसभा से, कुल मिलाकर सदस्य संख्या कितनी हो गई, 22। तो इस तरह के प्रावधान आपने सुने होंगे। यही वह व्यवस्था है। फिर चली गई किसके पास, समिति के पास। पहले विधेयक पेश हुआ, विधेयक पर बहस हुई, बहस के बाद कहां गया वह, समिति के पास। उसके बाद क्या होगा, समिति अपनी रिपोर्ट देगी, अपने विचारों को रखेगी, फिर उस पर क्या होगा, विचार विमर्श, यानी फिर से संसद में उस पर क्या होगी, चर्चा होगी। चर्चा के बाद उस पर क्या होगा, वोटिंग होगा, और वोटिंग के बाद क्या होगा, उसको पेश किया जाएगा। जब यह आएगा आपका वोटिंग के लिए तो इसे कहेंगे तृतीय पाठन। तृतीय पाठन का मतलब इस समय इसको केवल एक्सेप्ट करना है या फिर इसको रिजेक्ट करना है। कुल मिलाकर यहाँ पर वोटिंग होगी। अब एक सदन में आपका बिल पास हो गया, इसके बाद यह बिल जाएगा दूसरे सदन में, यानी दूसरे सदन में विधेयक को भेजा जाएगा। इसमें भी कुछ प्रावधान है। अगर बिल आपका लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा में पास हो गया, प्रावधान हमने देख लिए। अब यह बिल जाएगा आपका राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या हो, इस पर चर्चा हो, इसको पास किया जाए, या फिर ऐसा हो कि राज्यसभा में इस बिल को भेजा जाए लेकिन राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही ना करे, या फिर 6 माह तक यह बिल राज्यसभा में ही रुका रहे, पास ना हो पाए राज्यसभा से। इस केस में क्या होगा, सदन की एक होगी संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बुलाने पर दोनों सदन इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, उस बिल पर चर्चा होगी, उस पर वोटिंग की जाएगी। तो साधारण विधेयक के केस में अगर जो आपका दूसरा सदन है, यहाँ पर दूसरा सदन का मतलब यह कि राज्यसभा में बिल अगर पहले पेश हुआ तो दूसरा सदन हो गया लोकसभा, लोकसभा में अगर बिल पहले पेश हुआ तो दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। तो जब यह गतिरोध की स्थिति हो गई तो इस केस में क्या होगा, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक के बाद बिल पर चर्चा होगी और बिल को पास किया जाएगा या फिर उसको रिजेक्ट किया जाएगा। अब बिल हो गया आपका पास। पास होने के बाद वह कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास, क्योंकि अंतिम रूप से जो स्वीकृति है वह कौन देगा, आपका राष्ट्रपति। तो अब दोनों सदनों में बिल पास हो गया, पास होने के बाद वह गया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास किस तरह के अधिकार हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सबसे आसान कि विधेयक को एक्सेप्ट कर ले, उसको स्वीकृति प्रदान कर दे। राष्ट्रपति के पास यह भी शक्ति है कि वह विधेयक को क्या करे, अस्वीकृत कर दे। और अगर राष्ट्रपति ने विधेयक को रिजेक्ट कर दिया उस केस में क्या होगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। तीसरा, राष्ट्रपति यह कह सकता है कि इस पर आप फिर से विचार कीजिए, यानी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को लौटा देता है। उस केस में क्या होगा, यह विधेयक जाएगा फिर से सदन के पास। लेकिन यहाँ एक शर्त अब जुड़ जाती है। वह शर्त क्या, अगर राष्ट्रपति ने विधेयक को लौटाया है और विधेयक जाता है सदन में इसमें चर्चा होती है और चर्चा करने के बाद फिर से सदन इसको पास कर देता है, तो दूसरी बार जो पास विधेयक है, इस विधेयक को अब राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी। यानी अगर दूसरी बार विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। यह सारी व्यवस्था हो गई किससे रिलेटेड, साधारण विधेयक से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक। भारत में किसी भी तरीके का आपको कर लगाना है, कर की व्यवस्था में संशोधन करना है, यानी टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं या फिर भारत के जो कोष हैं उनसे रिलेटेड जितने भी परिवर्तन हैं उनको क्या कहेंगे, वित्त विधेयक। यानी इन व्यवस्थाओं में कोई भी परिवर्तन करना है, नया कर लगाना है, जो कर चल रहा है उसमें संशोधन करना है या किसी तरीके का चेंज करना है, इन सब को कहेंगे क्या, वित्त विधेयक। यह वित्त विधेयक जो है आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है धन विधेयक, और धन विधेयक का जो प्रावधान है वह कहाँ है, अनुच्छेद 110 में। यह अनुच्छेद आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार इसको पूछा गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी धन विधेयक जो है वह पार्ट है किसका, वित्त विधेयक का। यानी कि जितने भी धन विधेयक होंगे वह क्या होंगे, वित्त विधेयक। लेकिन क्योंकि धन विधेयक पार्ट है तो जितने भी वित्त विधेयक हैं वह क्या नहीं होंगे, धन विधेयक। अब इसको आप ऐसे समझिए, जो आपका वित्त विधेयक है वह 3 प्रकार का होता है। उन 3 प्रकारों में एक प्रकार क्या होगा आपका, धन विधेयक। बाकी 2 प्रकार ऐसे होंगे जो धन विधेयक नहीं है, वह केवल वित्त विधेयक हैं। तो जितने भी धन विधेयक हैं वह क्या होंगे, वित्त विधेयक। लेकिन जितने भी वित्त विधेयक हैं वह क्या नहीं होंगे, धन विधेयक। यह आपको अंतर
ध्यान रखना होगा। तो अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाएंगे, यह भी इससे जुड़ी हुई एक शर्त है। फिर दूसरा क्या प्रावधान है? वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लाया जाएगा, यानी जितने भी आपके वित्त विधेयक हैं, चाहे वह धन विधेयक ही क्यों ना हो, इन सब को पहले किससे लेना होगा स्वीकृति? राष्ट्रपति से। मतलब बिल को पेश करने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देंगे, तब वह बिल पेश होगा कहाँ? सदन में। तो जितने भी वित्त विधेयक हैं वह राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किए जाते हैं कहाँ? सदन में। इस केस में हम देखते हैं कि जो आपकी राज्यसभा है उसको बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। साधारण विधेयक के केस में राज्यसभा क्या कर सकती है? उसको पास कर सकती है या फिर उसको पास करने से मना कर सकती है। वित्त विधेयक के केस में क्या होगा? जो आपकी राज्यसभा है इसकी जो शक्ति है वह शक्ति काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो आपकी राज्यसभा है इसको या तो एक्सेप्ट कर सकती है या फिर इसको वापस भेज सकती है। और आप देखेंगे कि जो आपका धन विधेयक है यानी वित्त विधेयक का एक पार्ट, इसमें जो राज्यसभा की शक्ति है वह और ज्यादा कम हो जाती है, यानी राज्यसभा इसको या तो पास कर सकती है या अपने पास रोक सकती है। और रोकने के केस में भी अगर 14 दिनों तक राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया तो यह अपने आप क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि जो आपका वित्त विधेयक है यदि इस पर कोई गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक भी हो सकती है। अब बात आती है कि विधेयक पास होगा, जैसे साधारण विधेयक में प्रावधान है उसी तरीके का प्रावधान यहाँ भी है, बस बहुमत का अंतर होगा। पहले सदन में आएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है? राष्ट्रपति अब इस विधेयक को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या इसको होल्ड कर सकते हैं, ना तो इसको फिर से विचार के लिए रिटर्न कर सकते हैं और ना ही इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इसका कारण क्या? जब आपका वित्त विधेयक पेश हुआ था तो वह राष्ट्रपति की सहमति से पेश हुआ था, मतलब राष्ट्रपति ने पहले अपनी सहमति दी थी, उसके बाद यह बिल पेश हुआ था। तो राष्ट्रपति अब इस विधेयक को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, इस विधेयक को डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं, या तो वह उसको रोके रखें या फिर उस पर अपनी स्वीकृति दे दें। तो यह प्रावधान हो गया किससे रिलेटेड? वित्त विधेयक से रिलेटेड। फिर आता है वित्त विधेयक का पार्ट सेकंड। पहले हमने चर्चा की पार्ट फर्स्ट की, जो कहाँ प्रावधान है? अनुच्छेद 117(1) में। फिर हो गया आपका वित्त विधेयक पार्ट 2 अनुच्छेद 117(3) में। इसमें क्या प्रावधान है? जो भारत की संचित निधि है उससे संबंधित कोई प्रावधान करने हैं, यानी भारत की संचित निधि से अगर धन को निकालना है या किसी तरह का परिवर्तन करना है तो वह क्या हो गया? वित्त विधेयक का दूसरा प्रकार, जिसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 117(3) में। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो चर्चा है अनुच्छेद 110 में, यानी धन विधेयक में जो प्रावधान है या धन विधेयक में जिन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है उनसे संबंधित जो विषय हैं उनको वित्त विधेयक के रूप में नहीं पेश किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 110 में जिन विषयों को दिया गया है उन विषयों को अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के तहत ही पेश किया जा सकता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) यह दोनों क्या है? वित्त विधेयक हैं, लेकिन इन दोनों में ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए जो अनुच्छेद 110 से रिलेटेड हो। इस वित्त विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के केस में हम देखेंगे कि उसको कहाँ लाया जाएगा? केवल लोकसभा में। लेकिन जो आपका यह वित्त विधेयक है और इसका जो पार्ट सेकंड है जिसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 117(3) में, इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसको लाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। धन विधेयक के केस में क्या था? सहमति की आवश्यकता थी। और 117(1) में जो प्रावधान है वहां पर भी क्या व्यवस्था है? राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है, यानी पहले बिल को राष्ट्रपति से एक्सेप्ट करवाया जाएगा, उसके बाद सदन में उसको पेश किया जाएगा। इनमें अंतर आप कैसे समझेंगे? वित्त विधेयक के वह बिल जिनको राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वह क्या है? वित्त विधेयक के वह बिल जिनकी चर्चा है कहाँ? अनुच्छेद 117(3) में। तो यह अंतर हो गया। इसमें भी हम देखते हैं कि जो आपकी संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान है। तो वित्त विधेयक कितने हो गए? 3 प्रकार के। धन विधेयक एक इसका पार्ट है, लेकिन धन विधेयक को भी हम अलग से देख लेते हैं। किसी भी तरीके का जो कर लगाना है, केंद्र सरकार ने जो उधार लिए हैं उस पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, भारत की जो संचित निधि है, भारत की जो आकस्मिक निधि है, इन सब से रिलेटेड कोई विषय है, इनमें कोई परिवर्तन करना है, प्रावधानों में चेंज करना है, तो वह कैसे पेश होगा? धन विधेयक के रूप में। साधारण विधेयक के केस में हमने क्या देखा था कि इसको कोई क्या कर सकता है?
सांसद यानी संसद का सदस्य पेश कर सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल मंत्री ही पेश कर सकता है। तो यह इससे जुड़ी शर्त है। धन विधेयक को कौन पेश करेगा? केवल कोई मंत्री। जो आपका धन विधेयक है, यह धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन डिसाइड करेगा? तो लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष है वही इस पर अपने निर्णय लेगा, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होगा, तो राज्यसभा की चर्चा यहाँ नहीं है। तो जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है वह यह डिसाइड करेगा कि विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। इसमें जो आपकी न्यायालय है, यानी कि जो आपका कोर्ट है, संसद है, राष्ट्रपति है, यह चुनौती नहीं दे सकते हैं किसके निर्णय को? लोकसभा के अध्यक्ष के। यानी अगर लोकसभा अध्यक्ष ने यह कह दिया कि यह विधेयक क्या है? धन विधेयक है, तो ना तो राष्ट्रपति, ना न्यायालय, ना संसद, कोई भी उसको चुनौती नहीं दे सकता है। यानी किसका अधिकार है? लोकसभा अध्यक्ष का। जो आपका धन विधेयक है यह भी कैसे पेश होगा? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। और जो आपकी राज्यसभा है इसकी शक्ति यहाँ काफी सीमित है। यह बिल पर अपनी सिफारिशें दे सकता है, बिल को परिवर्तित नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के केस में भी हम देखते हैं कि राष्ट्रपति धन विधेयक को या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर इसको अपने पास रोक के रखे, इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। तो यह धन विधेयक से जुड़े सारे प्रावधान है। आपको यह अनुच्छेद याद रखना होगा। अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा है, यही सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो दोनों सदन है इनकी जो संयुक्त बैठक है इसका क्या प्रावधान है, किन किन विषयों पर यह संयुक्त बैठक हो सकती है, किन विषयों पर यह संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर धन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, यहाँ आप ज्यादा ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक पर भी और धन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मतलब साधारण विधेयक के केस में और जो वित्त विधेयक जिनकी चर्चा अनुच्छेद 117(1) में या फिर 117(3) में की गई है, इन्हीं पर क्या हो सकती है? संयुक्त बैठक। धन विधेयक मतलब अनुच्छेद 110 पर या फिर संविधान संशोधन विधेयक, इन पर क्या हो सकता है? संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। तो यह प्रावधान आपको ध्यान रखना होगा। जब संयुक्त बैठक होगी तो इसको लीड कौन करेगा, यानी इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष होंगे लोकसभा के अध्यक्ष, और अगर अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो जो राज्यसभा का उपसभापति है वह इसको लीड करेगा। अब यहाँ आप क्रम समझिए। संयुक्त बैठक हुई, इन जनरल कौन लीड करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो कौन लीड करेगा? लोकसभा का ही उपाध्यक्ष। अगर यह भी नहीं है तब कौन लीड करेगा इसको? तो जो आपका राज्यसभा है उसका उपसभापति। यहाँ आप अंतर ध्यान रखेंगे, राज्यसभा का जो सभापति है वह इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। लेकिन जब संयुक्त बैठक होगी तो राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति है यानी कि सभापति है वह इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। तो अध्यक्षता कौन करेगा? या तो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा का उपसभापति। यह प्रावधान है, आपको ध्यान रखना होगा। अगर जो राज्यसभा का उपसभापति है यह भी नहीं है तब क्या प्रावधान है? तो संयुक्त बैठक में जो सदस्य शामिल हुए हैं वह मिलकर यह निर्णय करते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यानी उनमें से ही कोई व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। तो या तो लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो क्या? राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है तो संयुक्त बैठक में जितने लोग शामिल हुए हैं उनमें से ही कोई क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। किसका? संयुक्त बैठक के केस में। फिर यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जब संयुक्त बैठक होगी तो उसकी जो कार्यवाही है वह किसके नियमों से चलेगी? तो यहाँ पर भी प्रावधान यह है कि जब इस तरह की संयुक्त बैठक होगी तो वह लोकसभा की प्रक्रियाओं के अनुसार और लोकसभा के नियमों के तहत ही चलेगी। यानी जब भी संयुक्त बैठक होगी तो उसमें ज्यादा पावरफुल कौन होगा? लोकसभा। लोकसभा का ही अध्यक्ष होगा, लोकसभा के ही नियम चलेंगे, लोकसभा की ही प्रक्रिया चलेगी। और क्योंकि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वह ज्यादा है तो ज्यादातर केसेस में यह होगा कि जिसका बहुमत लोकसभा में है वही क्या होगा? इस संयुक्त बैठक में लीड करेगा, या फिर जो उसका बहुमत है वह संयुक्त सभा में भी ज्यादा होगा। तो इस तरह संयुक्त बैठक का पूरा प्रावधान है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह जो संसद की कार्यवाही है उससे जुड़े जो प्रावधान है उनको हमने बहुत बेसिक स्तर पर समझ लिया है। यही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, स्पेशली आपकी प्रीलिम्स परीक्षा में। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।